ठीक है, शुरू करें। चलो ध्यान देना। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में हमने बेसिक कैलकुलेशन देख लिया था। मैंने वो एग्जांपल लेके आपको पूरा समझा दिया था कि आईटीसी का सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो मैन्युफैक्चरर से लेके जो कंज्यूमर तक गुड्स पास ऑन हो रहे हैं, तो हमने देखा इट इज़ अ मल्टी स्टेज टैक्स। हर एक स्टेज पे जिन लोगों के हाथ से गुड्स पास ऑन होंगे उनको आगे वाले से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस पर्सन जिसने जीएसटी चुकाया वो उसका क्रेडिट ले लेगा। तो एट द एंड जो जीएसटी का पूरा बर्डन है वो किसके ऊपर आ रहा है? एंड कंज्यूमर के ऊपर। इसमें हमने देखा कि इंटरमीडिएरी जितने भी लोग हैं वो जीएसटी टेम्पररीली एक बार के लिए अपनी पॉकेट से पे करते हैं, लेकिन वो अमाउंट उनका सिर्फ तब तक ब्लॉक होता है जब तक वो आगे उन गुड्स को किसी को सेल करके उससे वो जीएसटी वसूल ना कर ले। आगे वाले से जैसे ही आपने जीएसटी वसूल किया, आपका जो पैसा ब्लॉक हो गया था वो रिकवर हो गया, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? तो यही सिचुएशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 16, जहाँ से पूरी स्टोरी आईटीसी की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो सेक्शन 16 से अपने शुरू करेंगे। अब ये पूरा एक चेन है टॉपिक्स का। सेक्शन 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20 है। ये सारे सेक्शन जो है वो एक ब्लॉक में चलने वाले हैं और काफ़ी डिटेल्ड है। तो एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे और देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। चलो, अब देखो स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन में देखोगे ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन का भी रेफरेंस है। आप याद करो वो अपना स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 2 जो सीजीएसटी एक्ट के शुरुआत में हम देख रहे थे, मैंने आपको बोला कि पूरा टेबल है और इसके अंदर इतनी सारी डेफिनेशंस इन बिटवीन आती रहेंगी। अब आईटीसी क्या है आपको डिटेल में पता है, और वही आईटीसी को अगर आपको डिफाइन करना है तो डेफिनेशन का उन्होंने एड्रेस दे रखा है कौन से क्लॉज में आपको ये मिलेगी। तो आपको साथ साथ में रीड आउट करना हो तो घर पे रीडिंग करते टाइम आप वो डेफिनेशन साथ में कवर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिए तो भी वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं जो सेक्शन नंबर है, फर्स्ट जो सेक्शन अपना स्टार्ट हो रहा है दैट इज सेक्शन 16। इसमें आपको कंडीशन समझाइए, कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ गिनना नहीं है हमें, क्योंकि आईटीसी का जो बेसिक कैलकुलेशन था जो हमने देखा वहां पे कंप्लीट हो गया था। अब उसकी थियोरेटिकल कंडीशंस जो एक्ट में है वो हमें डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसेक्शन 1, आईटीसी टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। ये इम्प्लाइड बात थी ना, अगर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट चाहिए तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या उसके बिना हो सकता है? लेना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया कि मैं अगर जो भी परचेजेस कर रहा हूँ, फर्नीचर है, जेरोक्स बिल है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें मेरा जीएसटी जा रहा है। अगर मुझे जीएसटी का क्रेडिट चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आपसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसी अमाउंट के सामने मुझे वो क्रेडिट मिलेगा। अगर मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ तो फिर मुझे वो क्रेडिट मिलेगा नहीं, वो मेरी कॉस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो इम्प्लाइड था कि ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आप आईटीसी अवेल कर पाओगे, अदरवाइज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। फिर इसके बाद सबसेक्शन 2 में कुछ नेसेसरी कंडीशंस। इसमें आप देखना सबसे पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में बोला कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपके पास टैक्स पेड डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ होना चाहिए। पोजीशन ऑफ टैक्स पेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब इनवॉइसेस होने चाहिए। मैं अगर जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का बिल पे किया तो एडवर्टाइजर जो भी है, एजेंसी है, वो मुझे बिल देगी, उसमें मेंशन करेंगे ना कि आपने ये न्यूज़पेपर में या ये होर्डिंग्स पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया, इस पे इतना जीएसटी लगा और ये इसका इनवॉइस है। अब अगर मेरे पास ऐसा कोई इनवॉइस ही नहीं है और मैं डिपार्टमेंट को जाके बोलूंगा मैंने जीएसटी भरा था, मुझे उसका क्रेडिट दो, वो बोलेंगे आपने जीएसटी भरा, हम कैसे मान लें? उसका कोई प्रूफ, कोई पेपर, डॉक्यूमेंट कुछ तो होगा। तो जब तक मेरे पास इनवॉइसेस नहीं है परचेज के, तब तक मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लीगली काम कर रहे हो। अगर आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो उसका टैक्स इनवॉइस इशू भी करना पड़ेगा, जीएसटी पे कर रहे हो तो उसका परचेज इनवॉइस भी आपको अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। ये नीडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी। दूसरा पॉइंट देखना और इम्पोर्टेंट, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सेक्शन में लिखा हुआ है खास, तो इस चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस रहेगी। मतलब सिर्फ इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लेते जाओ, ये चलेगा क्या? एक्चुअल में कोई सेल सप्लाई है ही नहीं, सर्विसेज है ही नहीं, लेकिन सिर्फ इनवॉइसेज ही एक्सचेंज हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को इनवॉइस दे के क्रेडिट लिए जा रहे हैं और पैसा घुमाए जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि मैंने आपको कोई गुड्स बेचा नहीं, लेकिन बिल बना के दे दिया। उस बिल के बेस पे मैं जो है आगे आईटीसी भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पीछे ऐसे परचेज बिल खरीद लिए होंगे। तो बिल खरीद रहे, बिल बेच रहे हैं, गुड्स नहीं खरीद रहे, गुड्स नहीं बेच रहे, ऐसा चलेगा क्या? तो ऑब्वियसली वो चीज़ इलीगल हो गई। और बीच में ऐसे फ्रॉड्स बहुत बार रिवील हुए भी हैं। मैं बीच में आपको एक वो केस बता रहा था, अहमदाबाद का एक केस था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया था, और सीधा सीबीआई आई थी अरेस्ट करने। 117 बोगस कंपनीज बनाई थी बंदे ने। हिम्मत देखो, 2-4 बनाता तो जल्दी पकड़ा जाता। बोले इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दो कि सीधा सीबीआई को भेजना पड़ेगा अगर ढूंढना हो कि मैंने किया क्या है। ठीक है, तो अचीवमेंट से कम नहीं है वो चीज़। आप 2 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी बनाओ और उसी में इनवॉइसेस घुमाते रहो तो जल्दी ट्रेस हो जाएगा कि बोले यही 2-4 कंपनियां आपस में एक दूसरे को गुड्स बेचती रहती है और किसी से बिजनेस ही नहीं करते। तो वो चीज़ ट्रेस करना डिपार्टमेंट के लिए ईजी है। ये बंदे ने सोचा कि इतना हाई लेवल पे लेके जाऊंगा ना कि किसी को डाउट ही ना हो कि ये सब कुछ फेक है। 117 कंपनियां डेवलप कर ली ऑन पेपर, सारी बोगस कंपनी, शेल कंपनीज, पता नहीं क्या इनवॉइसेस घुमा घुमा के क्रेडिट लेके पैसों से खेल रहा है।
तो पैसा यूज कर रहा है, पैसे से पैसा कमा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उन कंपनीज में 1 रुपए का रियल बिजनेस नहीं हो रहा है। अब ये जब चीजें रिवील हुई धीरे धीरे, उनको डाउट कभी ना कभी तो होना ही था। तो ऐसा भी नहीं लोकल पुलिस को भेजा, लोकल क्राइम ब्रांच वालों को भेजा कि भाई इसको अरेस्ट करके लेके आओ, सीधा सीबीआई वाले ही घर पे आए। तो सुबह रेड पड़ती है ना, वैसे ही किया, घर पे भी आ गए, ऑफिस पे भी पहुंच गए, उसकी एक साथ रेड किया और सीधा अरेस्ट करके लेके गए। और मैटर गया सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। जो रेवेन्यू और जो टैक्स की चोरी होती है ना, वो मैटर ईडी जो बोलते हैं, ये जो रेड करते हैं वो लोग, तो वो ईडी डिपार्टमेंट के हाथ में ये सब मैटर आता है। तो सीधा उस लेवल पे बात की, बोले आपने छोटा मोटा काम नहीं किया, ठीक है, यू आर अ हीरो, केयरफुली लेके जाओ। वो स्पाइडरमैन वाला मीम नहीं था वैसा, तो उसको केयरफुली लेके गए। बोले सीबीआई की अपनी गाड़ी है, आपको अरेस्ट करके लेके गई। और उनको एक्चुअली में टोटल करने में परेशानी हो रही थी कि कितने रुपए का घपला किया समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतने इनवॉइस घुमाए हुए हैं ना। बोले इसको हमको पूरा चेक करने में टाइम लगेगा कि कितने रुपए का फ्रॉड किया है, शायद उसको खुद को भी याद नहीं होगा कि मैंने कितने रुपए चोरी कर लिया। चोरी करने पे ध्यान देगा कि उसका अकाउंट रखने पे ध्यान देगा, तो क्या कर रहा है पता नहीं। तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज इससे रिलेट हो रही है कि एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नेसेसरी, तभी आप जो आईटीसी लोगे वैलिड माना जाएगा, ये इम्प्लाइड है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखना 2 पॉइंट्स हैं। अब जो एक्सप्लेनेशन इनिशियली आया था उसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट एक्चुअली उन्होंने बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया, क्योंकि पता चला कि मिसिंग है और ये पॉइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला एक्सप्लेनेशन में, वो आप देखो। इसमें ये बता रहे हैं कि जो गुड्स की बात हो रही है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में गुड्स है, सेकंड में सर्विस है, इतना पहले क्लियर कर लो। तो जो एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात हो रही है, तो नॉट नेसेसरी कि जिसके नाम पे बिल बना है उसी को गुड्स रिसीव करने पड़ेंगे। मतलब जैसे सपोज ऐसा है कि मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि गुड्स आपको पर्सनली खुद ही रिसीव करने पड़ेंगे। बिल आपके नाम पे बना है, पेमेंट आप करने वाले हो, तो आइडियली यू आर द बायर, लेकिन गुड्स आपके बदले अगर मैं किसी और को डिलीवर करूं आपके कहने पे, ऐसा हो सकता है, वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेनेशन में अलाउ कर रहे हैं। अब बोले ऐसा क्यों होगा सर, गुड्स बोले हम खरीद रहे हैं तो आप गुड्स की डिलीवरी हमें ही दोगे ना, किसी और को क्यों दोगे। इसका एक एग्जाम्पल है प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एंड जॉब वर्कर। ये आपको मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ क्योंकि आगे सेक्शन में भी आने वाला है। सपोज ऐसा है कि आप जो मुझसे गुड्स खरीद रहे हो दैट इज रॉ मटेरियल फॉर यू, मेरे लिए तो फिनिश गुड्स है, आपके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। आप मैन्युफैक्चरर हो, मुझसे गुड्स खरीद के आप वो रॉ मटेरियल पे 4 प्रोसेस करके उसको एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और फिर मार्केट में बेचते हो। बट ये जो 4 प्रोसेस आप करते हो ना, इसमें से कुछ प्रोसेस आप खुद करते हो और कुछ प्रोसेस आपने आउटसोर्स कर रखे हैं, जो अपने बोलते हैं जॉब वर्क करवा लेंगे। आया समझ में। अब जो 4 प्रोसेसेस हैं उसमें से पहला प्रोसेस आप जॉब वर्कर से कराते हो और बाकी के 3 प्रोसेस खुद करते हो। आई सिचुएशन समझ में। अब आप सोचो इसमें क्या होगा, अगर ये हम सेक्शन पूरा करने जाएं तो आइडियली ना मुझे पहले आपको गुड्स भेजने पड़ेंगे, बिकॉज बोला था एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज नेसेसरी। फिर क्योंकि आपको जॉब वर्क करवाना है तो आप क्या करोगे, वो गुड्स आप जॉब वर्कर के वहां भेजोगे, फिर आप उससे जॉब वर्क करा के गुड्स वापस मंगवाओगे, बाकी का प्रोसेस उस पर करके उसको कंप्लीट करोगे एंड देन गुड्स को सेल करोगे। बट आपको लगा कि इस पूरे प्रोसेस में आपका ट्रांसपोर्टेशन का डबल खर्चा हो गया। पहले मैंने गुड्स मेरे यहाँ से आपके यहाँ भेजे, आपने इमीडिएटली वो गुड्स जॉब वर्कर को पास ऑन कर दिए। यही अगर मैं डायरेक्टली वहाँ पास ऑन कर देता तो 2 बार ट्रांसपोर्टेशन, 2 बार लोडिंग अनलोडिंग, वो सबका फर्क पड़ता, कुछ कॉस्ट सेविंग होता। और लोडिंग अनलोडिंग महंगा पड़ता है, ट्रक से सामान उतारना चढ़ाना खुद तो करोगे नहीं, 4 मजदूर लगेंगे, वो मजदूरी मांगेंगे आपसे, ट्रक का किराया 2 बार लगेगा, तो अच्छा खासा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है ना, वही आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए इस सेक्शन में ना एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया और क्लैरिफाई किया कि हमने सिर्फ ये बोला है कि एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज नेसेसरी, बट रिसीव कोई भी कर सकता है। तो अगर ऑर्डर आपने प्लेस किया और आपने बोला कि सर हमें मत गुड्स भेजना, आप मेरे ना जॉब वर्कर के यहाँ भेज दो क्योंकि प्रोसेस वहां से कराना है, फिर मैं उससे मंगवा लूंगा, चलेगा। डिपार्टमेंट का आइडिया ये था कि बिल जनरेट हुआ है तो एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। अब वो बायर खुद रिसीव करे या उसके बिहाफ पे कोई और रिसीव करे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है समझ में। अच्छा, गिफ्टिंग में भी ऐसा हो सकता है, आप किसी को कोई गुड्स गिफ्ट करना चाहते हो, आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया लेकिन आपने क्या बोला, डिलीवर उसको कर देना मैं जिसको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे यहाँ मत भेजना, घर पे भेज दोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, जो एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ भेजना। हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो घर पे आ गया गिफ्ट, तो बोले ये किसने मंगाया है, बोले छोड़ो छोड़ो गलती से आ गया, वापस ले जा भाई। तो होता है ऐसा, तो वो सब चीज़ें हो सकती है ना। तो किसी को पार्सल आपको गिफ्ट भेजना है तो आप डायरेक्टली उसके यहाँ भी तो डिलीवर करा सकते हो, तो वहाँ पे ये सेक्शन आपको परेशान नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन में उसको क्लैरिफाई कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन की एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लो, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया वो पॉइंट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, लैंग्वेज समझ आ गई। तो गुड्स वाले केस में अल्टीमेटली है कि गुड्स का एक्चुअल डिलीवरी जरूरी है, रिसीव कोई भी कर ले, बायर करे, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर ले, उससे डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दिया। अब वैसे ही सेकंड एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो दैट इज इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी ये पॉइंट ऐड कर दिया। पहले ये एक्सप्लेनेशन नहीं था, 1 में सिर्फ गुड्स की बात लिखी थी, तो सर्विस वाले पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा था। अब सर्विसेज में भी ऐसा हो सकता है कि सर्विस बुक किसी और ने करवाई, रिसीव कोई और कर रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है, सर्विस अवेल कोई और कर रहा है, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। तो इसमें भी डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
अब इसके भी कोई अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल सर्विस के पॉइंट पे अपने मूवी के प्रोडक्शन का ले रहे हैं, ये काफ़ी रेलिवेंट रहेगा यहाँ पे। अब एक मूवी अगर बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें एक प्रोड्यूसर होता है, एक प्रोडक्शन हाउस होता है जो पैसा भी लगा रहा है और प्रोडक्शन करवा रहा है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक मूवी रेडी करेंगे। अब मूवी का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो आर्टिस्टिक काम है, वो प्रोडक्शन हाउस का नहीं है। उसके लिए वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जिसका कुछ विजन हो कि भाई क्या मूवी बनानी है, सब्जेक्ट क्या होगा। एक स्टोरी राइटर होगा जो अपनी स्क्रिप्ट रेडी करेगा कि इस सब्जेक्ट पे मूवी बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें उनको समझ में आ गई तो फिर वो उस पर प्रोडक्शन का काम करेंगे। अब इसमें ऐसा है कि जो एक्टर्स की टीम काम कर रही है, उन एक्टर्स को भी उस मूवी में एक्ट करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब मेकअप आर्टिस्ट को एक्टर खुद लेके आता है, अपना मेकअप आर्टिस्ट, या प्रोड्यूसर हायर करके वो पैसा देगा। प्रोड्यूसर ही हर चीज़ का खर्चा करने वाला है, एक्टर की फीस भी वो देगा, एक्टर को जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी अपने खर्चे प्रोवाइड करेगा, और मेकअप आर्टिस्ट भी वो प्रोवाइड करेगा, उसका पेमेंट वही करेगा। आ रहा है समझ में। अब इस सिचुएशन में मेकअप आर्टिस्ट को हायर किसने किया? प्रोड्यूसर ने। पैसा कौन देने वाला है? प्रोड्यूसर। लेकिन मेकअप की फैसिलिटी यूज कौन कर रहा है? एक्टर। समझ में आया। तो सर्विसेज बुक मैंने करवाई, लेकिन मेरे बिहाफ पे सर्विसेज कोई और यूज करने वाला है, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल सर्विस तो प्रोवाइड हो रही है ना, सिर्फ बोगस बिल तो नहीं बनाया जा रहा ना। मेन डिपार्टमेंट का कंसर्न यहाँ पे वही था। आगे आप समझ में क्लियर। तो ये सेकंड कंडीशन थी एक्सप्लेनेशन में। चलो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट भी इम्प्लाइड था, टैक्स एक्चुअली पे भी होना चाहिए। आप सरकार को जीएसटी पे करते ही नहीं हो और आईटीसी क्लेम कर लेते हो, चलेगा ऐसा? बोले पैसा तो दो कम से कम, उसमें से आईटीसी देंगे ना। हमारे खुद के पास पेमेंट आया नहीं है और आप आईटीसी मांग रहे हो, ये कैसे हो सकता है? इनिशियली ऐसे बहुत केसेस हुए थे स्टार्टिंग में। सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक ये क्रोमा वाले का केस ध्यान में है, क्योंकि मीडिया में भी काफ़ी आया था। तो क्योंकि सब नया नया था, नॉन कंप्लायंस अभी से हो रहे थे, तो ऐसा कोई चोरी वाली बात नहीं। लेकिन क्रोमा का एक केस उसमें ऐसा आया कि भाई आपने क्रोमा से जाके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज किए, अपने ऑफिस पर्पस के लिए होंगे, बिजनेस के लिए लिए होंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कुछ भी लिया होगा, तो आपने तो उसको बिल पे करते टाइम जीएसटी चुका दिया। अब आप जब ऑफिस के लिए कंप्यूटर्स वहां से खरीद के लेके आए, तो आप आईटीसी क्लेम करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे। वो कंप्यूटर आपका बिजनेस एक्सपेंस है। एसी खरीदा, वो बिजनेस एक्सपेंस है, आपने ऑफिस के लिए खरीदा। अब जब आप आईटीसी क्लेम करने गए, डिपार्टमेंट ने आपका आईटीसी रिजेक्ट कर दिया। बोले क्यों रिजेक्ट कर दिया? हमने तो पैसे दे दिए उसको। डिपार्टमेंट ने बोला भाई क्रोमा ने अभी तक वो जीएसटी हमें सबमिट नहीं किया है, उसके रिटर्न्स बाकी है। बोले जब तक वो हमें पैसा नहीं देगा, आपका दिया हुआ पैसा हम तक आएगा ही नहीं, तो आपको क्रेडिट कैसे देंगे? समझ में आ रहा है। अब इस सिचुएशन में ना आपको एज अ बायर क्या लगेगा? डिपार्टमेंट हमारे साथ गलत कर रहा है। बोले हमने जीएसटी दे दिया है, अब हमें क्या मतलब है क्रोमा वाला आगे सबमिट करता है कि नहीं करता है, वो आप उससे रिकवर करो। लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पे ना अपने डिफेंस में ये काम कर रहा था। अगर ऐसा नहीं करेगा तो लोग क्या करेंगे पता है? आपस में सेटिंग कर लेंगे। मैंने आपके नाम पे कुछ, या आपने मुझे इनवॉइस जनरेट किया, मैंने बोला लो पैसे ले लो, ऑन पेपर मैं दिखा देता हूँ मैंने आपको जीएसटी दिया है, सरकार से क्रेडिट ले लेता हूँ, आप मत भरना आगे पैसे। समझ में आ रहा है। तो पता चलेगा गवर्नमेंट जीएसटी रिकवर नहीं कर रही, लोगों को जीएसटी चुका रही है। तो जो 1.5 लाख करोड़ महीने का कलेक्ट हो रहा है, वो कलेक्ट नहीं होता, वो पे होता। बोले इस महीने कितना जीएसटी सरकार ने लोगों को दिया? बोले 1.5 लाख करोड़, और ये फिगर बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या अपने डिफेंस में बोला कि जब तक हमें पैसा सामने वाली पार्टी से या सप्लायर से नहीं मिलेगा, तब तक रिसीवर को हम आईटीसी नहीं देंगे। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने अपने रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए लगाए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। ये ध्यान रखना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी लिखा ना, सब्जेक्ट टू सेक्शन 41, 43, वो आगे पॉइंट आएगा, अभी तब आपको बताता हूँ। लास्ट कंडीशन में बोला है कि रिटर्न फर्निश होना जरूरी है। आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या करोगे? उनको ईमेल करोगे या व्हाट्सएप करोगे? क्या करोगे? कैसे बताओगे कि आईटीसी क्लेम करना है? रिटर्न फाइल करोगे, उसी से पता चलेगा। तो हर महीने के एंड में आप एक रिटर्न फाइल करते हो, या मंथ खत्म होने के बाद, और उसमें आप बताते हो कि पिछले मंथ हमने इतना आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है, इतना इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है, जो अपन वो सेक्शन 49 में देख रहे थे, आमने सामने सेट ऑफ लेने वाला। फिर बोले इतना कैश में पे करेंगे और इतना आईटीसी के थ्रू, वो सारा हिसाब आपको मंथली रिटर्न में देना होता है। मंथली रिटर्न का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 39, जो यहाँ पे उन्होंने कोट किया है, वो आगे रिटर्न्स के चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। तो बस बेसिक कंडीशन है। तो इन शॉर्ट, एक्चुअल सर्विस रिसीव करना, गुड्स रिसीव करना जरूरी है, टैक्स पेड इनवॉइसेस का रिकॉर्ड होना जरूरी है, उसके बाद टैक्स एक्चुअली में चुकाना नेसेसरी है, और हिसाब दिखाने के लिए रिटर्न फाइलिंग नेसेसरी है। तो ये सब कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये बोला। ठीक है, यहाँ तक समझ आई, कंडीशंस पूरी क्लियर हो गई। आगे देखें अगला पॉइंट। ये भी एक देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन, यहाँ पे आपको सब कुछ ऐसा मिलेगा जो प्रैक्टिस में आप रिलेट कर सकते हो कि ये चीज़ें होती होंगी बिजनेस में, तो उस सेंस में ही बनाया। रिसिप्ट ऑफ गुड्स इन लॉट्स अगेंस्ट एन इनवॉइस। ठीक है, अब ये क्या सिचुएशन है? इन शॉर्ट ऐसा है कि आपने जो ऑर्डर मेरे पास प्लेस किया, लेट इट बी ऑफ 10,000 यूनिट्स समथिंग, कोई भी गुड्स होंगे, और आपने बहुत बल्क ऑर्डर मेरे पास प्लेस किया। इनवॉइस तो एक ही बनेगा एक ऑर्डर का, लेकिन 10,000 यूनिट में एक साथ आपको सप्लाई नहीं कर सकता। एक ट्रक में इतना सामान आएगा नहीं, और मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बड़ा ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ पूरा रिलीज कर दूं। मैंने आपको बोला कि मैं लॉट्स में भेज दूंगा,
2,500 2,000 यूनिट करके 4 से 5 लॉट में आपको अगले 10 से 15 दिन में मैं सारा सप्लाई कर दूंगा, ये सिचुएशन है, या 1 महीने में कर दूंगा, ऐसी कुछ डील हो गई। अब पॉइंट ये है कि इनवॉइस जनरेट हो चुका है, आपने मुझे पेमेंट भी दे दिया है, लेकिन गुड्स अभी तक मैंने आपको पूरे डिलीवर नहीं किए। सपोज पहला लॉट मैंने आपके वहाँ भेजा 2500 यूनिट्स का, तो ये लॉट रिसीव करते ही क्या आप आईटीसी पूरा क्लेम कर सकते हो? क्योंकि मैंने आपको बिल तो दे दिया है, पेमेंट आपने कर दिया, आगे आप वो गुड्स किसी को बेचने वाले हो, आप भी ट्रेडर ही हो, तो आईटीसी आप पूरा अभी से क्लेम कर सकते हो, या फिर आपको पूरे 10,000 यूनिट्स रिसीव करने का वेट करना पड़ेगा, या प्रोपोर्शनेटली क्लेम करें? तीनों में से कुछ भी एक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे प्रोविजो ये बोलता है कि जब तक आखिरी लॉट गुड्स का आपको नहीं मिल जाता तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो प्रोपोर्शनेट वाला ऑप्शन नहीं है कि भाई 10,000 में से 2500 आ गए तो जो जीएसटी भरा है उसका 25% क्लेम कर लेते हैं, ऐसा नहीं। लास्ट लॉट रिसीव होने के बाद ही आप पूरा क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे क्लैरिफाई किया। ये भी लास्ट एग्जाम में एमसीक्यू में पॉइंट पूछा था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, अगर लॉट वाली सिचुएशन होगी तो आप आईटीसी कब क्लेम कर सकते हो? तो बोले ऑन रिसीविंग द फाइनल लॉट, बस इतना ही आपको आंसर सिलेक्ट करना था। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस भी बहुत बार पेपर में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं। नीचे एग्जाम्पल में वैसे ही दिया है जो मैंने आपको बोला, सेम चीज, ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। अगली सिचुएशन देखें, ITC अवेल टू बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इफ पेमेंट इज नॉट मेड इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस। अब ये पॉइंट वो ऊपर जो सी पॉइंट आपको दिख रहा है ना पेज के स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट टू सेक्शन 41, ये उससे कनेक्टेड सिचुएशन है, बता देता हूँ क्या हो रहा है। अब आप इसको समझ पाओगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। क्रेडिट पे जो गुड्स सेल होते हैं ना उसकी बात हो रही है, मैंने आपको गुड्स बेचा। अब बिजनेस में क्रेडिट पे गुड्स सेल करना कोई नई बात है या कॉमन चीज़ है? होता है ना, क्रेडिट पीरियड दिया जाता है ना, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम यूजुअली 90 डेज होता है, बहुत एक्सटेंड कर दिया तो 180 डेज होता है, उससे ज़्यादा कोई क्रेडिट कहीं पे भी नहीं देता पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब मैंने आपको जो गुड्स बेचा है वो क्रेडिट पे है, 3 महीने का मैंने आपको टाइम दिया है कि 3 मंथ्स में पेमेंट कर देना, नहीं तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, उसमें आप कभी भी पे करो चलेगा। अब इन शॉर्ट ऐसा है कि इनवॉइस जनरेट हो चुका है, गुड्स भी सप्लाई हो चुका है, लेकिन मैंने ही आपको बिजनेस टर्म्स के हिसाब से क्रेडिट दिया हुआ है जिसका पैसा अभी आपने मुझे दिया नहीं, बट इनवॉइस आपके पास आ गया है। तो इनवॉइस में मैंने जीएसटी लगाया होगा, लिख के दिया होगा या नहीं? इनवॉइस तो पूरा ही बना के दिया होगा ना कि ये गुड्स का प्राइस है प्लस जीएसटी है और इतना पेएबल है, भले अभी तक आपने पे नहीं किया। तो क्या आप इस इनवॉइस के बेस पे एडवांस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, या जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक क्लेम करने को नहीं मिलेगा? सेक्शन में उन्होंने ये बोला कि आप एडवांस में आईटीसी ले सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सामने से अलाउ कर रही है, क्योंकि बिल टू बिल काम चल रहा है, बिल जनरेट हुआ है ना, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कहीं ना कहीं आगे पेमेंट तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी एक बार आप आईटीसी ले लो। तो इन शॉर्ट आपने मुझसे बिल जनरेट करा लिया, गुड्स रिसीव कर लिए, क्रेडिट पे है वो बात उसमें क्लियर है, आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन स्टिल आपको एडवांस में आईटीसी क्लेम करने का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आया समझ में? अब आगे की स्टोरी सुनो, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने आप को भी बचाने की पूरी कोशिश करेगा यहाँ। अगर आपने एडवांस में आईटीसी ले लिया, डिपार्टमेंट अलाउ कर रहा है, बट उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इन फ्यूचर वो बिल का एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। और वो टाइम लिमिट यहाँ पे कितनी बोली? 180 डेज, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड पूरे वर्ल्ड में भी कहीं चले जाओ, 6 महीने से ज्यादा उधार कोई किसी को देगा बिजनेस में? आप ही सोच लो, आप बिजनेसमैन हो तो आप उधार दोगे? ऐसा उधार होगा तो भाई 30 दिन, 45 दिन, 60 डेज, उतना ही होगा ना, 90 डेज मैक्सिमम, 180 तक तो शायद ही कोई जाता होगा कि आप गुड्स आज ले जाओ 6 महीने बाद पैसा देना, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम टाइम सिलेक्ट कर लिया कि भाई कितना भी क्रेडिट किसी ने दिया होगा, 180 डेज से ऊपर तो नहीं होगा ना। तो हम ये देखेंगे कि अगले 180 डेज में आपकी तरफ से मुझे वो पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज हमने आपको एडवांस में आईटीसी अलाउ कर दिया। चलो 180 डेज में पेमेंट हो गया तो मैंने वो जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया, मैटर खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने मुझे 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ऐसा भी तो हो सकता है। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जितना भी आईटीसी आपने अवेल कर लिया था पास्ट में, अब वो रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब सरकार के जितने पैसे यूज कर लिए ना, अब उनको कैश में वापस चुकाओ। समझ आ रहा है? क्योंकि आईटीसी लिया लेकिन आगे जीएसटी नहीं भरा ना, तो आईटीसी वापस करो। क्लियर? अब ये जब रिवर्सल होगा तो विद इंटरेस्ट होगा, फ्री में तो होगा नहीं। इंटरेस्ट कितना लगेगा? सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2 याद करो, 24%, एक्सेस क्रेडिट ऑफ आईटीसी। एक्सेस क्रेडिट ऑफ आईटीसी रिवर्स होगा तो 24% पर एनम पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट गिन के आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं, इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखा है कि 2% महीने का रेट है एवरेज, किसी को भी महंगा पड़ेगा, इससे ज़्यादा ब्याज कोई मार्केट से कमा नहीं पाएगा। तो उसको लगेगा कि मैंने ये चीज़ गलत कर दी, तो या तो पेमेंट टाइम पे करेगा या 24% इंटरेस्ट भरेगा। आया समझ में? तो रेफरेंस का जो सेक्शन है अपना इंटरेस्ट वाला, दैट इज 50 सबसेक्शन 2, और वो वहाँ पे बोला हुआ है कि 24% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक कंडीशन में कोई डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं समझ आया? सिचुएशन एकदम रिलेट हो रही है? आगे की स्टोरी देखो, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, डिपार्टमेंट ने आपको बोला भाई आईटीसी रिवर्स करो, पैसा लाओ, आपको देना पड़ा। लेकिन आप मेरा बिल एक्चुअली में पे करने वाले थे, ऐसा नहीं कि आपको डिफॉल्ट करना था, लेकिन 180 डेज में नहीं पे कर पाए, उसकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आईटीसी तो गवर्नमेंट ने आपसे रिवर्स करवा लिया,
उसके बाद अगर आप मेरा बिल पे करो जेन्युइनली, तो फिर जीएसटी के साथ ही पे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भी जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो वापस से आप क्रेडिट मांग सकते हो या नहीं मांग सकते। जब एक्चुअल में पे किया तो आप बोलोगे ना डिपार्टमेंट को, बोले देखो हमने एक्चुअली में बिल चुका दिया, अब हमें क्रेडिट दो। डिपार्टमेंट बोलता है क्रेडिट ले लो भाई, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपने कंप्लायंस फॉलो नहीं किया इसलिए हमने पैसा वापस मांगा, अब आपने कंप्लायंस फॉलो कर लिया है तो आप क्रेडिट ले लो। तो आप वापस से वो क्रेडिट री अवेल कर सकते हो, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन वो 24% इंटरेस्ट का क्या होगा, आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, बोले वो वापस मिलेगा क्या, वो क्यों मिलेगा, पैसा यूज किया ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जितने दिन के लिए पैसा यूज करोगे उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसमें आपका ब्याज का नुकसान हो गया, वो वापस नहीं मिलेगा और वो उनका देना बनता भी नहीं। आप मांग लोगे, कोशिश करोगे, लेकिन उनका देना नहीं बनता, तो उसका इंटरेस्ट का रिफंड का कोई पॉइंट यहाँ पे है नहीं और वो होगा भी नहीं। तो अब देखो 180 डेज वाली कंडीशन और उसके नीचे जो क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इफ द पेमेंट इज मेड सब्सिक्वेंटली, वो दोनों पॉइंट आप रीड करो, देखो ये स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। फिर आगे देखते हैं। बोलो यहाँ तक कंडीशन में कोई डाउट आया, आप समझ में क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीज़ों को वर्ड टू वर्ड आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, अपने वर्ड्स में आप कुछ नोट करके रखना चाहो लिख लो तो भी चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो वो कंडीशन रिकॉल हो जानी चाहिए कि ये पॉइंट है। उसकी लैंग्वेज का कोई बैरियर है नहीं, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू है, कंडीशन आएगी तो आपको सिलेक्ट करनी है, और इसमें सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं आते, तो वो प्रेशर मत रखना कि हर चीज़ गिननी पड़ेगी, पेपर कैसे कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेट रहेगा। और मेजोरिटी क्वेश्चन वो रहेंगे जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट है, तो आपको कंसेप्ट पता है, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे और लैंग्वेज ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होती। कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स बहुत सिलेक्टेड है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल है, इस आईटीसी में भी आगे एक दो सेक्शन है जहाँ कुछ कैलकुलेशन आ सकता है, तो बहुत नॉमिनल कैलकुलेशन वाले पॉइंट्स। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि 1 मार्क का ही क्वेश्चन पूछना है, तो बड़े सम्स नहीं पूछ पाएंगे, और छोटे सम पूछेंगे तो जिसने रीजनेबली भी उसको प्रिपेयर किया है वो अप्लाई कर पाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, तो इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। आप कंडीशंस पे खाली उसके कंसेप्ट पे ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 3 अकाउंटिंग के हिसाब से अगेन ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना बात हो रही है कैपिटल गुड्स की, एक वर्ड आपको वहाँ दिखेगा कैपिटल गुड्स, तो मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको पहले ही करवा देता हूँ। 3 टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक को बोलेंगे इनपुट, दूसरा होता है इनपुट सर्विस, और तीसरा होता है कैपिटल गुड्स। तो पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं है क्या। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, ठीक है, वो गुड्स जो आपके प्रोडक्शन में काम आते हैं और प्रोडक्ट के साथ साथ बाहर चले जाते हैं, दैट इज इनपुट। तो आप वहाँ पे साइड पे नोट करके रख लो, इनपुट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल, एकदम शॉर्ट में लिख लो तो आपको ध्यान रहेगा, ज़्यादा उसको टेक्निकली भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्लियर है कि भाई प्रोडक्शन में साथ साथ में चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये रिमूव हो जाएंगे गुड्स वैसे। फिर एक होता है इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस का मतलब ये, आपको सर्विस या गुड्स सप्लाई करने के लिए अगर मैं किसी और से सर्विस अवेल कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, दैट इज इनपुट सर्विस। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी तरफ से आउटपुट सर्विस है, मेरा प्रोफेशन है, लेकिन आपको प्रॉपर सर्विसेज देने के लिए मुझे भी किसी से अगर सर्विसेज लेनी पड़े तो दैट इज इनपुट सर्विस फॉर मी। बेस्ट एग्जाम्पल जो मोबाइल ऐप मैंने आपको प्रोवाइड किया, वो मोबाइल ऐप मैंने खुद डेवलप नहीं किया, उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग मुझे नहीं आती है, ठीक है, वो मैंने सीखा भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं है। तो जो ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, मैंने उनको हायर किया, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ऐसा एक ऐप बना के दो जो स्टूडेंट्स के लिए पर्पसफुल हो और उनका काम पूरा हो जाए। तो उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और मेरी एज अ ट्यूटर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक ऐप डेवलप किया, और वो ऐप मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया कि आप ये ऐप अपने स्टूडेंट्स को बोलो यूज़ करने के लिए। अब प्ले स्टोर पे उसको एनरोल करना है, उसमें वो पब्लिशर आईडी बनता है, फिर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, आईटी एक्ट के रेगुलेशंस होते हैं, मैं कितना ट्रेस करूंगा, अगर मैं उसको करने जाऊंगा तो वो ऐप क्रैश होकर पड़ा रहेगा, बग्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वायरस अटैक आते हैं, मेरा काम नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मैं आपको सर्विस दे सकूं। तो फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू माय क्लाइंट्स आई हैव टू हायर सर्विसेज फ्रॉम एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर। मेरे लिए ऐप सर्विस जो है ना वो इनपुट सर्विस है, ताकि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। आया समझ में? तो इस चीज को अपने इनपुट सर्विस बोलते हैं, ये सिंपल सिचुएशन आप याद रखना। तीसरा पॉइंट है दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आप एग्जांपल ले सकते हो प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री में यूज हो रही है ना, प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी वो है जो प्रोडक्शन में काम आती है लेकिन कंज्यूम नहीं हो जाती। ऐसा तो नहीं ना कि एक मशीन पे एक ही यूनिट बनता है फिर दूसरी मशीन लगानी पड़ती है, ऐसा होता है? एक मशीन पे तो हज़ारों लाखों यूनिट बनते हैं, जब तक उसकी लाइफ है 2 5 साल 10 साल तक तो मशीन चलती है, फिर वेर एंड टेयर होता है, आउटडेटेड हो जाती है तो अपन नहीं खरीदते हैं। तो मशीन वो चीज़ है जिसको आप मल्टीपल यूनिट्स प्रोसेस करने के लिए रिपीटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हो, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, जो एक बार में कंज्यूम नहीं हो जाते, क्योंकि जो हो जाते हैं वो इनपुट है और जो नहीं होते बार बार यूज होते हैं वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। तो तीनों टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ? तो ये एक्ट में इन बिटवीन कभी भी आएगा ना तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको सिंपल रखना। अब देख लो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। कैपिटल गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है, सिर्फ कैपिटल गुड्स की ही बात हो रही है। मतलब आपने अपने बिजनेस में ना कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, फैक्ट्री में कोई नई मशीन लगाई,
मशीन का आपने कुछ प्राइस अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए का प्लांट आपने इंस्टॉल किया, तो उस पर जीएसटी लगता होगा या नहीं होगा? सेलर ने तो चार्ज किया होगा। सपोज आपने 12% जीएसटी उस पर पे किया, दैट इज 1,20,000, और टोटल आपका पे आउट कितना हो गया? 11,20,000। ये है आपका इनवॉइस। अब बात हो रही है इस 1,20,000 रुपये के जीएसटी की। अगर ये सेक्शन नहीं लिखा होता ना तो लोग क्या करते हो बताता हूँ। पहले तो एक होता है अकाउंटिंग पार्ट वाला, जो बैलेंस शीट में अपने जो लेके जाते हैं ना असेट साइड पे, तो असेट साइड पे आप दिखाते हैं ना प्लांट एंड मशीनरी, और उसका प्राइस क्या लिखते हैं? 11,20,000, क्योंकि यही आपका खर्चा हुआ है। फिर आप इसके ऊपर ना डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, समझ आ रहा है? पूरे 11,20,000 पे, तो उसमें ये कॉम्पोनेंट भी तो आ गया, ठीक है, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया इन शॉर्ट। फिर आप क्या करते हैं? दूसरी तरफ आप जीएसटी का रिटर्न भरते। जीएसटी रिटर्न भरते टाइम हम क्लेम करते हैं आईटीसी, क्योंकि आपने जीएसटी के नाम से पैसा भरा हुआ है, आप इसका आईटीसी भी क्लेम कर लेते 1,20,000। समझ आया? खर्चा एक बार किया, फायदा 2 बार मिला। यहाँ पे इमीडिएट मिल गया इंस्टेंटली अगले महीने, यहाँ आपने थोड़ा थोड़ा करके 5 साल 10 साल में क्लेम किया, लेकिन फायदा तो डबल मिल गया ना। तो ये चीज़ अलाउ होनी चाहिए। एक बार खर्चा करो, 2 बार बेनिफिट लो, इनकम टैक्स भी बचा लो, जीएसटी भी बचा लो, चलेगा ऐसा? नहीं, उनको पता था लोग ये करेंगे अगर लिखा नहीं तो, क्योंकि पता है पब्लिक ये नहीं बोलती, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई एथिकल क्या है, क्या सही है क्या गलत है। भाई सेक्शन में क्या लिखा है? कहीं पे कानून में लिखा है कि हम दोनों नहीं क्लेम कर सकते? जब नहीं लिखा है तो करेंगे, या तो आप लिखोगे मत क्लेम करो तो हम नहीं करेंगे। तो सब सेक्शन 3 में क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप ये कर रहे हो तो फिर आईटीसी मत लेना। अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पे ये पूरा कैपिटलाइज मत करना, फिर आपको कैपिटलाइज सिर्फ 10 लाख करना है। आया समझ में? आइदर ऑफ आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं बोला कि कंपलसरी आपको आईटीसी ही लेना है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि यहाँ 11,20,000 लिख के डेप्रिसिएशन के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करना है 5 साल में, तो वैसे करो, फिर ये मत क्लेम करना। अगर आपको लगता है कि अगले महीने ही मुझे पूरा ये बेनिफिट ले लेना है तो बेस्ट है, ये कर लो, बट फिर यहाँ पे इतना अमाउंट मत कैपिटलाइज करना, जो बिफोर जीएसटी वैल्यू होगी सिर्फ वही कैपिटलाइज करना। आई बात समझ में? तो उनको पता है कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, ये लोग डबल बेनिफिट लेंगे, तो पहले ही इस ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया कि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। वो लिखने का रीजन ही वही है। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका 16 सबसेक्शन 3 का इफेक्ट। आपको कुछ नंबर्स नोट करने हैं तो आप लिख के रख सकते हो, बाकी सेक्शन में इतना ही बोला है, देख लो। कुछ क्वेरी है, नहीं समझ आया तो बोलो, बोलो। कंप्लीट? पूछना है कुछ इसमें? आया है समझ में? ठीक है, तो 16 सबसेक्शन 3 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सबसेक्शन पे, जो इसका लास्ट पार्ट है 16 सबसेक्शन 4, वो देख लेते हैं ताकि सेक्शन खत्म हो जाए। इस सेक्शन को आप इम्पोर्टेंट सेक्शन मार्क कर लेना, फिर टेक्निकल है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हो गया कंप्लीट फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आप उसको आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेटिव सेक्शन है 16 सबसेक्शन 4। देखो, जो आईटीसी की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर ली। आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं उसमें देखो नंबर्स का गेम है। एक तरफ आउटपुट सप्लाई सेल्स, दूसरी तरफ परचेजेस। परचेजेस पे जीएसटी पे कर रखा है, सेल्स के ऊपर आपने जीएसटी कलेक्ट कर रखा है। दोनों का हिसाब मिला के जितना मैक्सिमम आईटीसी मिल सकता है ले लो, बाकी का जो बचा है वो कैश में पे करके खत्म करो। अगर आईटीसी आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर्स के गेम की वजह से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो, बिजनेस में आप जब प्रैक्टिकली पूरा साल काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ एवरेज हो जाती है, कि हर महीने जितना परचेज करते हैं उतना सेल कर ही देते हैं, कोई इन्वेंट्री हमारे पास नहीं बचती, कोई रॉ मटेरियल नहीं बचता, ऐसा कभी नहीं होता। हर बिजनेस का पता है एक सीजन होता है, और वो आप एज अ कंज्यूमर भी समझते हो। जैसे आप अगर शॉपिंग कर रहे हो तो शॉपिंग का भी एक सीजन होता है। फेस्टिव सीजन में शॉपिंग ज़्यादा होती है, दिवाली पे शॉपिंग ज़्यादा होती है, तो आप शॉपिंग कर रहे हो तो बेचने वाले का सेल भी तो उस टाइम पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बाकी क्या जो मंथ्स होते हैं ना, वो मंथ वाइज भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है कि इस मंथ में जनरली शॉपिंग एक्सपेंसेस लोग नहीं करते, इस मंथ में ज़्यादा करते हैं। और वो एक रेगुलर ट्रेंड होता है कि हर साल पीक पीरियड भी आता है और एकदम बोलते हैं ना वो स्टेगनेंट हो गया या फिर एकदम ही लो सेल्स, वो भी हो सकती है। तो वैसा भी हो सकता है, उसको अपने रिसेशन भी नहीं बोल सकते, लेकिन साइकिल है कि भाई इस महीने में इतना सामान नहीं बिकता है। अच्छा, रॉ मटेरियल जब परचेज करना होता है, परचेजेस करने होते हैं एज अ ट्रेडर, तो परचेजेस का भी एक पीक सीजन होता है कि इस सीजन में ना सामान सस्ता मिल जाता है, बल्क में परचेजेस हो सकती है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट सीजन के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से सस्ता होता है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपना बैलेंस करते रहते हैं कि जिस सीजन में पीक है उसके पहले से रॉ मटेरियल थोड़ा खरीद के रख लो, प्रोडक्शन करके रख लो, क्योंकि पीक टाइम पे डिमांड बहुत हाई होगी और उतना प्रोडक्शन तब नहीं कर पाएंगे। तो आपके बाइंग सीजन अलग हो सकते हैं, सेलिंग सीजन अलग हो सकते हैं। तो किसी मंथ में ऐसा पॉसिबल है कि आपने इस महीने इतना रॉ मटेरियल खरीदा है पर सामने सेल इस मंथ इतना नहीं होने वाला है, तो होगा क्या, इनपुट टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर दिया,
आउटपुट टैक्स में कलेक्शन इतना हुआ ही नहीं। अब जो आईटीसी है वो तो पूरा क्लेम नहीं हो पाया, अब क्या करोगे, वो आईटीसी को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगले महीने यूज कर लेना, कभी तो सेल होगा। बट ये कैरी फॉरवर्ड होते होते मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो हमें यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये मंथ वाइज बात होगी, यहाँ पे एकदम डेट वाइज बात नहीं होगी। किसी भी मंथ का इनवॉइस अपने एक्सपेक्ट या उसको कंसिडर कर लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में पहले अज्यूम कर लेता हूँ 2021-22। इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब स्टार्टिंग डेट होगी 1/4/21 और एंडिंग डेट होगी 31 मार्च 22। इसके बीच में मैं कोई इनवॉइस ले लेता हूँ, लेट इट बी दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 का अगर कोई इनवॉइस है, मतलब परचेज इनवॉइस जिसपे मैंने गुड्स खरीदे थे और उस पर मैंने इनपुट टैक्स पे किया था, तो वो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो मैं कब ले सकता हूँ, तो मोस्टली तो जनवरी 22 में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। अगर जैन 22 में पूरा आईटीसी क्लेम नहीं हो पाया इस मंथ के परचेजेस का, तो मैं उसको फेब 22 में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्च 22 में भी लेके जा सकता हूँ, अप्रैल में भी लेके जा सकता हूँ, बट एक डेडलाइन तो रखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता 5-10 साल पुराना आईटीसी अभी भी क्लेम ही कर रहे हो, तो खरीदते जाते हो बेचते कुछ नहीं हो, कब सेट ऑफ होगा। तो इस सेक्शन में डेडलाइन फिक्स की है कि कब तक आपको इसको सेट ऑफ करना है। अब वो डेडलाइन कैसे कंसीडर होती है वो आपको बता रहा हूँ। उसमें 2 कंडीशन है, तो ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है ना, ये 2 कंडीशन इंपोज कर रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 और टर्म्स एंड कंडीशन नंबर 2, ये दोनों कंडीशन हमें समझनी है कि है क्या, और इन दोनों में से आपको पता ही है सिलेक्ट क्या होने वाला है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो 2 कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने ये बोला कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान से समझना, इनवॉइस जिस मंथ का है, परचेज इनवॉइस, वो मंथ कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है पहले आप वो देखो। तो ईयर कौन सा है, 21-22। तो बोले इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपको देखना है कि सितंबर मंथ कौन सा आ रहा है, तो इसके बाद सितंबर कौन सा आएगा, 2022। अब ये सितंबर में एग्जाम्पल के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि सितंबर का मंथ ही आपको कंसिडर करना है। आई बात समझ में। अब सितंबर मंथ का जो मंथली रिटर्न फाइल होता है, वो मंथली रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है आपको बता रहा हूँ, दैट इज 20 अक्टूबर 2022। इसका रेफरेंस है सेक्शन नंबर 39 जो अपने रिटर्न्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी महीने का रिटर्न जब आप फाइल करते हो ना अगले महीने, तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, अगले महीने की 20 तारीख। तो अगर जुलाई का रिटर्न भरना है तो अगले महीने की डेट होगी 20 अगस्त, अगस्त का रिटर्न भरना है तो अगले महीने की ड्यू डेट होगी 20 सितंबर, ऐसा साइकिल चलता रहेगा। तो ये सितंबर मंथ उन्होंने सेक्शन में बोला है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक यही लिया। और सितंबर मंथ का जो मंथली रिटर्न फाइल होता है सेक्शन 39 में, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ की 20th डेट। तो ये आ गई 20 अक्टूबर 2022, ये आपकी स्टैटिक डेट हो गई। और ये पहली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, ये वाली फर्स्ट कंडीशन। आ गया समझ में। तो दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस डेट जो हमें सेक्शन के यूज करनी है। सेकंड रेफरेंस डेट कैसे आएगी, अब उसके लिए एक स्टोरी समझ लो। पूरे जीएसटी के जो हम रिटर्न्स फाइल करते हैं ना, जिसको जीएसटीआर बोला जाता है, जो रिटर्न्स हम फाइल करते हैं, उसका क्या सिस्टम है, मंथली बेसिस पे थियोरेटिकली बोला है कि आपको 3 रिटर्न फाइल करने होते हैं। प्रैक्टिकली क्या है वो बताऊंगा। 3 रिटर्न के हिसाब से पूरे साल के कितने हो गए, 36 हो गए। हर महीने के 3 रिटर्न, एक आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न, एक इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न और एक ये वाला आईटीसी का रिटर्न। तो 37, 38, 39 3 सेक्शन है, तो पूरे साल के 36 रिटर्न फाइल करने। अच्छा, इसके बाद भी इनको ऐसा नहीं होता कि चलो हो गया इतने रिटर्न तो भरवा लिए, ये बोलते हैं कि इस सबका ना समरी बना के एक एनुअल रिटर्न फाइल करो जिसमें डेटा मैच होना चाहिए। ये 36 रिटर्न में जो टोटल आपने दिखाया वो आपके 37 रिटर्न से मैच होना चाहिए, तो एक एनुअल रिटर्न आता है। तो टोटल कितने हो गए, 37। तो मैं यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न। ये पूरे साल का समरी आपको देना होता है कि पूरे साल में टोटल आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना आईटीसी क्लेम किया और कितना जीएसटी कैश में भरा, समराइज्ड। ठीक है, अब ये एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए भी ड्यू डेट होनी चाहिए। वो ड्यू डेट की बात कर लेते हैं। अपना फाइनेंशियल ईयर तो यही है ना, 21-22। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो जब खत्म होगा उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। जैसे ये ईयर खत्म हुआ मार्च 22 पे, तो 31 दिसंबर कौन सी आ जाएगी, 2022। तो नया साल शुरू होने से पहले रिटर्न भर के खत्म कर देना, फिर न्यू ईयर की पार्टी में जा सकते हो, अगले दिन नया साल है ना। ठीक है, तो ये इवनिंग तो अपने न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे होते, कहाँ जाएंगे, तो रिटर्न भर के जाना सुबह, ये आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट डेट कौन सी हो गई, 31 दिसंबर 2022। आया है समझ में। अब इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये वाली, सेकंड कंडीशन में ये डेट नहीं लेनी है। अभी इसमें ट्विस्ट बाकी है, ऐसा नहीं बोला है कि सीधा ड्यू डेट ले लो। उन्होंने बोला कि इस ड्यू डेट से पहले एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट आपकी जो भी होगी, देखो 31 दिसंबर तो आखिरी डेट है ना, उससे पहले आप रिटर्न भर सकते हो कि नहीं। जरूरी है हर कोई इस दिन के लिए सुबह तक बैठा होगा कि इसी दिन पे रिटर्न फाइल करेंगे। हो सकता है आपने नवंबर में ही फाइल कर दिया हो सकता है आपने दिसंबर में इस तारीख से पहले ही फाइल कर दिया हो। तो जो सेकंड डेट में यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं है, वो है एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग योर एनुअल रिटर्न। अब ये एक्चुअल डेट फिक्स होगी कि वेरिएबल होगी,
असेसी टू असेसी डिपेंड करती है ना, तो वो आपको डेटा में दे रखी होगी, उसी से पता चलेगा। आया समझ में? ये 20 अक्टूबर फिक्स है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर फिक्स हो गया ना। फाइनेंशियल ईयर फिक्स होते ही सितंबर फिक्स हो गया, कौन से ईयर का, सितंबर फिक्स होते ही 20 अक्टूबर फिक्स हो गया। तो ये डेट तो स्टैटिक है, लेकिन जो सेकंड डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, वो असेसी के हाथ में है कि वो 31 दिसंबर को फाइल करता है या 15 नवंबर को फाइल करता है या 10 अगस्त को फाइल करता है, वो उसकी मर्जी है। तो वो डेट जो है वो असेसी पे डिपेंड करेगी, और पहली वाली डेट ये इनवॉइस से ही डिसाइड हो जाएगी क्या आने वाली है। इन दोनों डेट्स में से कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी अर्लियर होगा दैट इज द लास्ट डेट जब तक आपको आईटीसी क्लेम कर लेना है। अगर वो डेट चली गई, उसके बाद भी आपका इस मंथ का आईटीसी क्लेम करना बाकी है, तो फिर वो आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो गया, आपकी कॉस्ट बन गया। आया समझ में? अब मैंने अभी सिर्फ कंडीशंस बताई है, एग्जाम्पल फ्रेम करवाता हूँ तो आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या। अभी तक जो समझाया 50% तो समझ आया, इसमें कोई क्वेरी है आपको, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लो, मैं जो लिखवाना है वो बता देता हूँ, बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ। एक बार अभी एग्जाम्पल नोट कर लो, क्योंकि मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। मैं थोड़ा इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं हुई। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, और एक्चुअल डेट दिस इज सेकेंड टर्म एंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशंस है ये आपके सामने, एक बार आप इसको लिख लो अपने हिसाब से, फिर मैं आपको एग्जांपल देके वो कंप्लीट करवा देता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा। और यहाँ तक अभी कुछ कंफ्यूजन है आपको, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। दोनों फोटो खींचते रहते हो, लिखते नहीं हो गया कुछ? मैं एग्जांपल वापस देता हूँ, एक बार नोट कर लो, मैं फिर से वो एग्जांपल समझाने वाला हूँ, उसमें कवर हो जाएगा। लिख लो, मोबाइल के फोटो के भरोसे मत रहो, फोन फॉर्मेट हुआ ना करियर खत्म हो जाएगा। जो लिखा है उसमें से कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। इनवॉइस की डेट परचेज इनवॉइस, उसका फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला सितंबर, उसकी मंथली फाइलिंग की डेट। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन वेरिएबल होती है, उसमें बोला है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है रेलेवेंट, उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है, बट ये डेट अपनी सेकंड कंडीशन नहीं है। इस ड्यू डेट तक आपने एक्चुअली जिस दिन रिटर्न फाइल किया वो डेट लेनी है। तो अभी एग्जांपल में आगे मैं वो चीज़ आपको एक डेट के साथ समझा देता हूँ, बट ड्यू डेट इज नॉट द सेकंड डेट, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग विल बी द रेलेवेंट डेट। ठीक है, ये अपने को देखना है। तो ये इतना आपको पता चला यहाँ तक। अब मैं इसमें एग्जांपल कंप्लीट कर देता हूँ, आपको एनुअल रिटर्न की एक डेट जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा। अब इनवॉइस का मंथ वही रखते हैं अभी, क्योंकि अपन ने इतना डिस्कस किया ही है कि भाई दिसंबर 21 का अपना ये परचेज इनवॉइस था, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, परचेज इनवॉइस था, तो उससे ये डेट तो आ गई अपनी, तो इसको अभी चेंज नहीं करते। जो एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना होता है उसकी जो ड्यू डेट है वो आपके सामने है। एक्चुअल रिटर्न की डेट अपने अज्यूम कर लेते हैं, सपोज डेट है 10 नवंबर 2022। इस डेट पे आपने अपना एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो नाउ दिस इज द सेकंड डेट, तो ये वाली डेट आएगी। ठीक है, 10 नवंबर 2022। अब इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट होगी, विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सी डेट आएगी, 20 अक्टूबर आ गई, तो 20 अक्टूबर डेट आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस डेट तक आप जितने भी मंथली रिटर्न भरोगे उसमें पूरा आईटीसी इस मंथ वाला वसूल कर लेना। 20 अक्टूबर के बाद भी अगर आपका इस मंथ का परचेज का आईटीसी अभी तक क्लेम करना बाकी है, अब वो लैप्स हो गया। तो 20 अक्टूबर के बाद अगला रिटर्न तो आपका 20 नवंबर को आएगा, उसमें आप इस मंथ का कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपको काफ़ी टाइम दे दिया। देख लो, दिसंबर मंथ में आपने कुछ गुड्स परचेज किए थे, उस पर इनपुट टैक्स चुकाया था, आखिरी डेट आपको कौन सी दी, 20 अक्टूबर 2022। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए, 11 महीने में भी आपका उस मंथ का आईटीसी अभी तक सेटल नहीं हुआ। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको मोर देन इनफ टाइम दिया है कि आपका आईटीसी लैप्स ना हो जाए, अननेसेसरीली आपको जो मिलना चाहिए था वो कॉस्ट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो डिपार्टमेंट ने उसका पूरा ध्यान रखा ही है, तो इसमें कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक डेडलाइन तो उनको रखनी पड़ेगी। आई ये बात समझ में क्लियर? तो बस ये पॉइंट था कि कैसे आपको इस कंडीशन को रिलेट करना है। मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ, मंथ अपने चेंज कर देते हैं, पूरा फ्रेश एग्जांपल, तो इसमें थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी आ जाएगी। देख लो उसको। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि परचेज इनवॉइस कौन से मंथ का है। ठीक है, ये डेटा में आपको दे रखा है। दूसरा बोला एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न।
वो डेट लेते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना? 25 अगस्त 2022 आने वाली, ठीक है। तो ये एक्चुअल आपने इस दिन एनुअल रिटर्न फाइल कर लिया, बोले रिजल्ट आने से पहले रिटर्न भर देते हैं, ये काम रह जाएगा नहीं तो। ये आपके सामने डेटा है। अब इस सिचुएशन में हमने कैलकुलेट करना है कि आईटीसी इस मंथ के इन्वॉइस का अगर हम मार्च में नहीं क्लेम कर पाए तो कब तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, वो गिनना है, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है हमको वो भी देख लो। सबसे पहले तो ये इन्वॉइस का मंथ ही आपको देखना पड़ेगा कि भाई फेब 22 का इन्वॉइस है। आप ये पहले रिलेट कर लो कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा फाइनेंशियल ईयर, बोले 21-22, ठीक है। 31 मार्च से पहले तो वही डेट आएगी। फाइनेंशियल ईयर आपका सिलेक्ट हो गया तो उसके बेस पे जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसकी डेट आप डिसाइड कर पाओगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड होते ही पहला सितंबर कौन सा आ रहा है, सितंबर 22, तो उसका मंथली रिटर्न कब फाइल होगा, 20 अक्टूबर 22। देखो स्टैटिक डेट आ गई वही के वही, आने वाली 20 अक्टूबर ही है, साल आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग कि ये कौन सा मंथ है उस पर डिपेंड करेगा, बट अदरवाइज डेट तो यही आने वाली है। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये डेट लेनी है और कुछ करना है, ये डेट है ना, इसमें और कुछ गिनना ही नहीं है, एक्चुअल डेट। तो 25 अगस्त 2022 आपने अपना एनुअल रिटर्न पहले ही भर दिया, आपने 31 दिसंबर तक वेट नहीं किया। अब इन दोनों में से कौन सी डेट सिलेक्ट होगी, विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सी डेट आ गई, ठीक है। तो 25 अगस्त लास्ट डेट है। अब इसके पहले या इस डेट तक जो भी आप मंथली रिटर्न भर दोगे उसमें ये आईटीसी क्लेम कर लेना, इसके आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। अब देखो 25 अगस्त अगर डेडलाइन आई है तो उसके पहले जो रिटर्न फाइल होगा वो जुलाई मंथ का होगा, जुलाई मंथ का रिटर्न अपन अगस्त में फाइल करते हैं तो 20 अगस्त लास्ट डेट होती है। तो इन शॉर्ट एक्चुअली में तो यही डेडलाइन है, ठीक है। 20 के बाद तो आप ये रिटर्न भर नहीं पाओगे और अब जो रिटर्न भरोगे वो सीधा अगले महीने 20 सितंबर को भरोगे, ये डेट जा चुकी होगी। तो ये जो जुलाई वाला रिटर्न भरोगे ना उसमें इस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर लेना या उस इनवॉइस तक या उस मंथ तक क्लेम कर लेना, आगे आपके पास फिर उसको कैरी फॉरवर्ड और करने का मौका नहीं। तो नहीं क्लेम कर पाए तो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी जेब से जाएगा पैसा, डिपार्टमेंट उसका कोई रिफंड कोई आईटीसी आपको इस डेट से आगे नहीं देगा। क्लियर है सिचुएशन, समझ आ गई। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इतना सा ही है, समझते टाइम बहुत कंडीशंस के थ्रू पास होना पड़ता है, लेकिन ये क्लियर होने के बाद देखो 2 ही डेट्स, इसको कैलकुलेट करने में इतना परेशानी नहीं होगी। आ गया समझ में। अब इसका एक और मतलब ये निकला कि जब आप आईटीसी क्लेम करते हो वेरियस इनवॉइसेस का जो आपने अलग अलग मंथ में परचेजेस किए होंगे, तो आपको ना जो अप्रोच यूज करना चाहिए वो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराना इनवॉइस पहले सेटल करो, नया इनवॉइस बाद में। अब आपका एक फेब का भी इनवॉइस बाकी है और एक मार्च का भी इनवॉइस बाकी है, तो आईटीसी क्लेम करते टाइम कौन से इनवॉइस को आप पहले सेटल करोगे, फेब वाले को। कॉमन सेंस है, क्योंकि पीछे का इनवॉइस बाकी और आगे वाले क्लेम करते जाओगे तो ये वाला इस पॉइंट पे लैप्स हो जाएगा ना। तो 25 अगस्त से पहले इसको यूज करने की पहले जल्दी है। तो इन्वेंट्री वाले में अपने नहीं बोलते फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फीफो। जो इनवॉइस पहले आया था उसका आईटीसी पहले काउंट किया जाएगा, जो इनवॉइस बाद में आया उसका आईटीसी बाद में ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर डेडलाइन भी हमें ज़्यादा मिलेगी। क्लियर, ये डन। तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे अब कंप्लीट है। आपको इसमें अब कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, कोई क्वेरी है तो बताओ, आ गया है तो इसको नोट कर लो। ये एग्जाम्पल है, एमसीक्यू आएगा तो ऐसा ही आएगा, आपको इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे डेट बतानी है। बोलो, कुछ पूछना है? इसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप सॉल्व करके बता देना। ये तो मैंने करवा दिया, एक और आपको डेट दे देता हूँ, आप कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। यहाँ लिख देता हूँ, जिन्होंने फोटो खींच लिया वो सोचो बैठे बैठे। बोलो क्या डेट होगी लास्ट? शुरू कहाँ से करना है? इनवॉइस की डेट से। पहले इनवॉइस की डेट देखो, उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो डिसाइड करो, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद सितंबर कौन सा आएगा वो डिसाइड करो। तो कौन सा सितंबर आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा? ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो देखो ये मई 22 है ना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर तो 22-23 हो गया ना, समझ आया। तो इसके बाद जो सितंबर आएगा वो तो सितंबर 23 होगा, 2 थोड़ी ना होगा, समझ आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि उसी फ्लो में आप सोचो तो गलती नहीं होगी। यहाँ पे भी तो वही किया था, पहले मंथ के हिसाब से ईयर डिसाइड किया और उसके बाद जो सितंबर आता है वो डिसाइड किया। यहाँ पे भी मैं सेम ही बोल रहा हूँ, एक ही रूल रहेगा हर जगह
तो सितंबर 23 की जो डेट होगी वो तो फिर 20 अक्टूबर 23 आ जाएगी मंथली रिटर्न फाइलिंग, और एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट आपको दे रखी है, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो दिस इज योर लास्ट डेट। तो 15 सितंबर के पहले आप जो भी मंथली रिटर्न भरने वाले हो, अब इसके पहले वाला मंथली रिटर्न तो आपका अगस्त में आया होगा 20 अगस्त, तो उसी रिटर्न तक आपको इसका सेटलमेंट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब देखो ये कितना गैप हो गया, मई 22 का इनवॉइस और अगस्त सितंबर 23 वहां तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिल रहा है, तो एक साल से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है। अब इतने महीनों में भी वो सेटल नहीं हो रहा है ये चीज, तो फिर रेयर है ना कि ऐसा हो रहा है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने आपको मोर देन इनफ टाइम दिया है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मौका बना के आपका आईटीसी जो है वो लैप्स कर जाए और आपका कॉस्ट बढ़ा जाए, ऐसा इंटेंशन उनका बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट उनको करना भी नहीं है, वो तो आपको आईटीसी सामने से दे रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इनफ टाइम मिल रहा है आपको उसको सेटल करने के लिए। डन, ठीक है। बस तो अपना 16 सबसेक्शन 4 यहाँ पे इसके साथ कंप्लीट, सेक्शन 16 भी पूरा पैकअप। बाकी अब 17 वाली स्टोरी जो है वो फिर कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इनफ है।